रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहला लिखवाए थे सूट फॉर डैमेजेज, यानी कि आप क्या करेंगे, कंपनसेट के लिए जा सकते हैं। कोई पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, तोड़ दिया है, तो आपको जो नुकसान होगा उसके लिए आप भरपाई के लिए आप कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं। ये देखे थे। और किस किस तरह का आप था काइंड्स ऑफ हम लोग देखे थे, कंपनसेशन में क्या क्या था वो देखे थे। ओके, काइंड्स ऑफ डैमेजेस में हम लोग सारा चीज देखे थे। सेकंड हम लोग कर रहे हैं इसमें, हमारा दूसरा जो था रेमेडीज था, लिख लीजिएगा आप लोग, सूट अपॉन क्वांटम मेरिट, QUAN, QUANTUM, क्वांटम, QUANTUM, मेरिट, MERUIT। सूट अपॉन क्वांटम मेरिट। ये क्वांटम मेरिट जो है फ्रेज है, लैटिन वर्ड है, फ्रेज है ये, ठीक है ना। इसका मतलब होता है, लिख लीजिए आप लोग, एज मच एज मेरिटेड, एज मच एज मेरिटेड, MERITED, MERITED, एज मच एज मेरिटेड। इसका एक मतलब और होता है, एज मच एज इज अर्नड। अर्न मतलब होता है कमाना, EARNED, एज मच एज इज अर्न, जितना आपने कमाया है, जितना आपने किया है। इसका एक और मतलब होता है, देख लीजिए, इसी में सारा इसका मतलब छुपा हुआ है। देखिए, इन प्रोपोर्शन टू द वर्क डन, इन प्रोपोर्शन टू द वर्क डन। अब देखिएगा हम लोग क्वांटम मेरिट पर कैसे जाते हैं, ठीक है ना। एक सिंपल सा एग्जांपल देके समझा देंगे, आप लोग समझ जाइएगा इसको, बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है ना। किस किस सर्कमस्टांसेस में हम लोग इसके लिए सूट में जाते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्टर है या एक मिस्त्री है, उसको आप बोले कि मेरा घर बना दो, ओके। उसने क्या किया, आपका घर बनाना शुरू किया। आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मेरा घर आपको कंप्लीट करना है 10 दिन के अंदर, ठीक। उसने घर बनाना शुरू किया। 2 दिन के बाद आप कुछ इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि 2 दिन के बाद आप बोले कि छोड़ दो, मेरा घर नहीं बनवाना, अभी घर नहीं बनवाना है हमको, ओके। आप बोले कि हमको अभी घर नहीं बनवाना है, तो क्या आप उसको 2 दिन का पेमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या आप ये बोलेंगे कि घर तो बना ही नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ है, कैसे पैसा देंगे आपको? आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रहे हैं, ठीक है। या पेनल्टी भी पे करना पड़ता है, तो हर एक केस में पेनल्टी नहीं होता है, ठीक है ना। वो सर्कमस्टांसेस वो सब चीज डिस्कस किए हुए हैं, पेनल्टी भी पे करना होता है, ठीक है ना। अगर आप उस तरह का उसको जिस तरह के कॉन्ट्रैक्ट का सबसे अच्छा खूबसूरती यही है कि आप जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बशर्ते वैलिड होना चाहिए, आपके पास रीजनेबल उसका जो है कॉज होना चाहिए, आप कॉन्ट्रैक्ट को मूव कर सकते हैं।
सबसे अच्छी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यह होता है कि दोनों पार्टी उस चीज के लिए आप एग्री हैं, अगर वह रीजनेबल है, अगर वह लीगल है, अगर वह वैलिड है, ठीक है। पेनल्टी तो अगर आप लिख रहे हैं, क्लॉज में अगर लिख रहे हैं कि ठीक है पेनल्टी के रूप में 1 लाख रुपया दिया जाएगा, देना पड़ेगा क्या? हाँ बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट वही होता ही है, कॉन्ट्रैक्ट तो वही चीज ही है। बशर्ते क्या बोले कि रीजनेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं क्वांटम मेरिट की। अब देखिएगा किस किस सर्कमस्टांसेस में हम लोग क्वांटम मेरिट में जाते हैं। एक एग्जांपल दिए, आप समझ ही गए हैं। जैसे क्या बोले थे, इसका मतलब बताए थे, इन प्रोपोर्शन टू द वर्क डन, जितना काम किया गया है उस प्रोपोर्शन में आप जो है डैमेज क्लेम करेंगे कि भाई इतना काम किया, इतने काम का पैसा दो हमको, ठीक है ना। या जिसका मतलब बताए क्या, एज मच एज इज अर्न, जितना काम हो गया है उतना हमको दो। तो यही इसमें हम लोग जाते हैं, इसी चीज के लिए जाते हैं कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट किए, कुछ पार्ट परफॉर्म किया गया, तो जितना परफॉर्म किया गया उस हिसाब से हम अपना डैमेज क्लेम करेंगे। ओके, उस प्रोपोर्शन में हम अपना क्लेम लेंगे, ठीक है। यही है आपका क्वांटम मेरिट। अब लिख लीजिएगा जरा इसको, उसको थोड़ा सा बता देते हैं, इसको लिखिएगा एग्जाम में। इसका ये जो डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ क्वांटम मेरिट, कहां कहां अप्लाई करेंगे, सबसे पहला लिखिएगा। वर्क डन लिखिए जरा, वर्क डन, डॉक्ट्रिन ऑफ क्वांटम मेरिट का जो कंडीशन बता दे रहे हैं लिख लीजिए। आप लोग हेडिंग बता दे रहे हैं, केवल आप उसको एलोबरेट कर लीजिएगा एग्जाम में। वर्क डन इन परसुएंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट work done in pursuance of a contract, PURSUANCE, pursuance of a contract which has been discharged by the default of the defendant. फिर से बोलते हैं, सुन लीजिएगा, और अपना आप आवाज म्यूट कर लीजिएगा जरा। वर्क डन इन परसुएंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के परसुएंस में, ठीक है ना, which has been discharged by the default of the defendant. इसमें आप लोग का देखते हैं, इसमें बहुत सारा बोले थे आप लोगों को, इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन भी देखिएगा आप लोग, बैरक में देखिएगा बहुत सारा इलस्ट्रेशन है, आपको इलस्ट्रेशन पढ़ने भी हम बोले थे। अब इसका एक आपको एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल समझ लीजिएगा इसको। एग्जाम्पल देते हैं, ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है ना। ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। बी है, मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्टर है, बी जो है एक कॉन्ट्रैक्टर है। ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, किस चीज के लिए, कि उसको एक घर बनाना है। ए इंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विथ बी, जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, बी एक कॉन्ट्रैक्टर, अंडर विच बी इज टू बिल्ड ए हाउस, उसको एक घर बनाना है, ठीक है, ए के लिए, फॉर ए। ओके, बी जो है 75% काम कंप्लीट कर दिया, घर बनाना शुरू किया और उसने 70% काम जो है उसने क्या किया, कंप्लीट कर दिया अपना काम। आज बनाना शुरू हुआ 10 दिन में, मान लीजिए 15 दिन में, जो भी इतना 2 महीने में 75% काम
खत्म हो गया। उसके बाद ए जो है प्रिवेंट कर दिया, रोक दिया, मना कर दिया कि अब आपको आगे घर नहीं बनाना है। ए प्रिवेंट बी फ्रॉम वर्किंग एनी मोर। अब कहा कि नहीं, आगे आपको काम नहीं करना है। ठीक है, बी को कंपनसेशन मिलना चाहिए। बोलिएगा जरा, मिलेगा कि नहीं? हाँ, यही आपको इसका इलस्ट्रेशन है आपका। अभी जो आपने लिखा है, वर्क डन इन परसुएंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, जितना काम कर लिया गया, कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ उसके परसुएंस में जितना काम कर लिया गया, ठीक है ना। तो बी इज एंटाइटल टू गेट रीजनेबल कंपनसेशन फॉर द वर्क डन अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ क्वांटम मेरिट। ठीक है, तो क्वांटम मेरिट के हिसाब से उसको तो कंपनसेशन मिलेगा ही मिलेगा जितना काम किया है। और फर्दर अगर और कोई उसको नुकसान हुआ है तो वो तो हम लोग पिछले में पढ़े ही हैं, डैमेजेस के लिए क्लेम करना। और बी जो है वह और किसी कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने से और जो उसको नुकसान हुआ होगा उसके लिए भी वह जा सकता है कोर्ट में। बट क्वांटम मेरिट हम लोग चूंकि देख रहे हैं तो उसके लिए हमारा यही है कि जो इसके लिए 75% जो काम हुआ है उसके लिए रीजनेबल कंपनसेशन जो होगा वह जो है वो क्या करेगा, क्लेम करेगा, उसके लिए सूट फाइल करेगा। ओके, क्लियर? नीतू, निशा बोलती जाइएगा। आप लोग हैंड, हाँ वेरी गुड, ठीक है। इस तरह से आप लोग हैंड रेज करते रहिएगा, क्लियर होता चलेगा हमको, हम आगे बढ़ते चलेंगे। जहां दिक्कत होगा फिर से बोलिएगा हमको। नेक्स्ट आ जाइए, इस पर एक केस है, एक केस लिख लीजिए आप लोग, एक केस स्टडी इसमें भी है आपका। प्लिंची, PLINCHE, प्लिंची वर्सेस कॉलबर्न, प्लिंची वर्सेस कॉलबर्न। PLINCHE वर्सेस कॉलबर्न, COLBURN, कॉलबर्न। ये 1831 का केस है। इस केस में क्या हुआ हम पढ़ देते हैं, सुनिएगा। इसमें प्लेंटिफ, मान लीजिए कि ए प्लेंटिफ है, ए वाज इंगेज्ड बाय बी द डिफेंडेंट्स, बी डिफेंडेंट है, हु वर द पब्लिशर्स ऑफ ए वर्क कॉल्ड द जुवेनाइल लाइब्रेरी टू राइट फॉर द वर्क एन आर्टिकल टू इलस्ट्रेट द हिस्ट्री ऑफ आर्मर एंड कस्ट्यूम फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स। He collected material and had prepared a considerable preparation to manuscript. After 3 volumes had been published, the juvenile library was discontinued. A claim a sum of $50 for the part which had prepared and the trouble he had taken. It was held that he was entitled to be based on quantum merit. सेम चीजें हैं, ठीक है। जो भी हम आपको घटना बताए कि इसमें एक जो है पब्लिशर रहता है, वह एक किसी को हायर करता है कि तुम मेरे लिए जो है एक आर्टिकल जमा करो कि पहले जो है किस तरह का कॉस्ट्यूम्स पहना जाता था उसके लिए, ठीक है ना। तो क्या करो, हिस्टोरिकल आर्मर, जो सिपाही थे उसके लिए क्या किस तरह का वह कपड़ा पहनता था, ड्रेस पहनता था, किस तरह का हथियार इस्तेमाल करता था, वह सब तो हमको कलेक्ट करके दो, ठीक है ना, हम पब्लिश करेंगे, ठीक है ना। तो उसने वह करना शुरू कर दिया और शुरू कर करके उसको देता गया। 3 वॉल्यूम जो है आर्टिकल जो है वो पब्लिश हो गया। उसके बाद वह मना कर दिया कि नहीं, अब आगे तुमको कंटिन्यू नहीं करना है। जितने दिन के लिए हायर किया था, ठीक है ना, बेचारा बहुत मेहनत से कलेक्ट किया, सब कुछ किया, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, मना कर दिया उसको। तो वो मतलब वो जो है वो क्या होगा, एक क्लेम किया इसके लिए कि हमको इतना डॉलर जो है, इतना पाउंड जो है, क्या कितना 50 पाउंड हमको जो है चाहिए कंपनसेशन के रूप में, क्योंकि मेरा बहुत मेहनत लगा है।
ठीक है ना, हम बहुत इसके लिए घूमे फिरे हैं। तो कोर्ट इसमें यही कहा, ठीक है ना, कि क्वांटम मेरिट के हिसाब से क्या होगा, उसका सूट बनता है और उसमें उसको एंटरटेन करेंगे। क्लियर? बोलते चलिएगा। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? एकदम सिंपल सिंपल चीजें हैं। एक पॉइंट ये हुआ हमारा। दूसरा पॉइंट और कहां पे क्वांटम मेरिट देखेंगे हम लोग? सेकंड लिखिएगा, वेयर सर्विसेज, वेयर पहला क्या देखे कि जितना काम कंप्लीट हो गया है हम उस काम के लिए जाएंगे। अगर उस काम के बाद हम ब्रीच कर रहे हैं तो जितना काम कंप्लीट हुआ, वर्क डन हो चुका है, हम उस काम के लिए जाएंगे वहां पे। नेक्स्ट लिखिएगा, वेयर सर्विसेज आर रेंडर्ड RENDERED rendered in pursuance of an agreement which is discovered to be void। फिर से बोलते हैं, सुनिएगा, वेयर सर्विसेज आर रेंडर्ड इन परसुएंस ऑफ एन एग्रीमेंट which is discovered to be void or under a contract which becomes void, आप लोग सेक्शन 65 देखिएगा जरा। सेक्शन 65, सेक्शन 65 उसमें लिखा हुआ है अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, हां ठीक है, अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट विच बिकम्स वॉइड, अंडर कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, विच बिकम्स वॉइड। हम बात कर रहे थे सेक्शन 65 का। 65 में है ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वॉइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट द बिकम्स वॉइड। मिला सेक्शन 65? हाँ, यही चीज है आपका सेक्शन 65 में। देखिए ये भी जो हम बता रहे हैं इसमें आप क्वांटम मेरिट में जाएंगे। सेक्शन 65 का देखिएगा, बहुत खूबसूरत लिखा हुआ सेक्शन है, देख भी लीजिए, पढ़ भी लीजिए इसको। When an agreement is discovered to be void or when a contract becomes void, any person who has received any advantage under such agreement or contract is bound to restore it or to make compensation for it to the person from whom he received it। आया समझ में कि अगर आप किसी के साथ एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है ना, जो वर्ड है, ठीक है ना, और आप उससे किसी भी तरह का बेनिफिट अराइज कर लेते हैं, किसी तरह का आप प्रॉफिट ले लेते हैं, तो जिससे आप प्रॉफिट लेते हैं उसको यह राइट है कि वह उस प्रॉफिट को रिस्टोर कर सकता है। समझे? वह फिर क्वांटम मेरिट में जाएगा। और अगर आप उससे गलत तरीके से कोई बेनिफिट ले लिए हैं वाइड एग्रीमेंट से, तो फिर वो उसको रिस्टोर करेगा। हम पढ़ते हैं, बहुत इलस्ट्रेशन है, इस इलस्ट्रेशन को याद रखिएगा, सेक्शन भी याद रखिएगा, बहुत अच्छा सेक्शन भी है, इलस्ट्रेशन भी इसका बहुत खूबसूरत है। ए पे बी 1000 रुपीज
इन कंसिडरेशन टू बी प्रॉमिसिंग टू मैरी सी एज डॉटर। यानी ए कह रहा है बी को कि अगर तुम मेरी बेटी से शादी करोगे, ठीक है ना, तो तुमको हम 1000 रुपये देंगे। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट है ए और बी के बीच में कि तुमको सी से शादी करना है, जो कि ए की बेटी रहती है, तुमको 1000 रुपया देंगे हम। ठीक है, अच्छा, जब ये एग्रीमेंट हो रहा था, ए की बेटी है, ऑब्वियस सी बात है, उस वक्त सी जो है वो उसकी मृत्यु हो चुकी थी, वो डेथ कर गई थी। तो बताइए यह एग्रीमेंट जो है फुलफिल होगा कभी? परफॉर्म किया जा सकता है इस एग्रीमेंट को? एग्रीमेंट तो वॉइड है। हाँ, ये वॉइड है। तो अब यहां पे द एग्रीमेंट इज वॉइड बट बी मस्ट रीपे ए द 1000 रुपी। ठीक है, इसमें इलस्ट्रेशन क्या है? ए पे बी, हाँ, 1000 रुपी। हाँ, ठीक है, यही है आपका क्वांटम मेरिट। आप अगर वाइड कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, किसी कोई प्रॉफिट गेन कर लेते हैं या आप उससे कोई प्रॉमिस कर लेते हैं, तो फिर वह क्या कर सकता है, उतने के लिए वह क्वांटम मेरिट के जो डॉक्ट्रिन है हमारा, कि आप उतना क्या कर सकते हैं, फिर डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। दूसरा इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, सुनिएगा, ये भी अच्छा इलस्ट्रेशन है। A contracts with B to deliver to him 250 mounds of rice before the 1st of May. A delivers 130 mounds only before that day and none after. 250 बोरी गेहूं राइस चावल का क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि देना है 250, लेकिन 130 ही बोरी दिया गया। ठीक है, B retains the 130 mounds after the 1st of May. He is bound to pay A for them. ठीक है ना? तो सिंपल सा चीज है कि उसके बावजूद भी, अब ध्यान सुनिएगा, 130 बोरी वह रख लेता है। ए और बी के बीच में 250 बोरी का बात हुआ था ना, बोलिएगा कि हमको इस डेट में 250 बोरी चाहिए, ठीक है, और 130 ही वो देता है उसको। क्वांटम मेरिट पे क्या है कि जितना सर्व हो गया है, क्वांटम मेरिट का हमारा प्रिंसिपल यही है कि हम क्या कहा कि हमको इस डेट तक 250 बोरी चाहिए, लेकिन वो 130 बोरी ही देता है, उसके बाद नहीं दे पाता है, नहीं देता है, जो भी होता है। तो और लेकिन 130 बोरी वो रख भी लेता है, ये नहीं, उसके पास ये राइट था कि 130 बोरी लौटा देता हो, क्योंकि आप ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रहे हैं, हमको बोले थे 250 लेकिन दिए हैं 130 ही, तो वह लौटा देता उसको, लेकिन नहीं लौटाया, 130 बोरी रख लिया। तो 130 बोरी का कीमत मिलेगा कि नहीं उसको मिलेगा? बस यही चीज समझा रहा है आपको, ठीक है ना, कि जितना सर्विस रेंडर्ड हो गया है उतने का आपको क्वांटम मेरिट यही उतना चीज कहता ही है। क्वांटम मेरिट का लॉजिक ही वही है, इसका प्रिंसिपल ही वही है कि जितना प्रोपोर्शन में काम हुआ है हम उतना ही डैमेजेस करेंगे। और अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे सेक्शन 65 पर वहां लिख भी दिया है कि अगर एग्रीमेंट ही वॉइड है, उसके बावजूद आप बेनिफिट ले रहे हैं, तो भी जितना बेनिफिट लिया वो रीस्टोर करवा लेंगे हम। तो यही आपको क्वांटम मेरिट समझा रहा है। इस पर एक केस देख लीजिएगा आप लोग, अच्छा केस है, सेक्शन लिख लीजिएगा, सेक्शन याद रखिएगा। कार्मेन इलिस वर्सेस कैनन्स लिमिटेड। कार्मेन इलिस, इंग्लिश का केस है, सब प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, CRAVEN, क्रावेन होना चाहिए इसे, CRAVEN, इलिस, ELLIS। इलिस जानते हैं क्या होता है? इलिस, हम लोग यहां इलिस क्या होता है? इलिस होता है या इलिस होता है, मछली का नाम है ना इलिस। कोई नहीं खाए हैं आप लोग इलिस मछली,
कार्बन इलिस वर्सेस कैनन्स लिमिटेड। हाँ वो जानती है, मौसमी जानती है। हाँ इलिस मछली होता है। कैनन्स लिमिटेड CANONS कैनन्स लिमिटेड। ठीक है, इस केस में देख लीजिएगा इस चीज को, ठीक है ना। अच्छा, इसी पर एक और आपको एग्जांपल समझाते हैं, वो समझ लीजिए। अभी जो बता रहे हैं इसमें, एक घर का ऑनर है, ठीक है ना। वह बी को कहता है, ठीक है ना, कि तुम मेरे घर को व्हाइट वॉश कर दो, रंगाई पुताई कर दो, ठीक है ना, सफेदी लगा दो मेरे घर को। बी एक दिन काम करता है और प्रॉमिस करता है कि हम अगले दिन आएंगे और फिर आपका काम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। संयोग से क्या होता है कि उस दिन ही, उस रात भूकंप आता है, उसका घर जो है कोलैप्स कर जाता है। तो अब व्हाइट वॉश कैसे करेगा? वो नहीं करेगा व्हाइट वॉश, ठीक है ना। लेकिन क्या बी जो है उसको एक दिन का पेमेंट नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो वह एक दिन जो भी काम किया है उसका जो रीजनेबल पेमेंट होता है उसके लिए वह क्या कर सकता है, जा सकता है। सूट अपॉन क्वांटम मेरिट, यही प्रिंसिपल समझा रहा है आपको कि जितना सर्विस रेंडर्ड हो गया है, हम कर दिए हैं सर्विस, उसके लिए हम जो है हम क्लेम करेंगे। थर्ड नंबर लिखिएगा, तीसरा पॉइंट, थर्ड नंबर बहुत अच्छा है, क्वांटम मेरिट्स, याद रखिएगा इसको। थर्ड नंबर, वेयर ए पर्सन enjoy where the persons enjoy the benefit of a non-gratuitous act, NON, non gratuitous act समझते हैं ना? ग्रेचुइटस जानते हैं वर्ड की नहीं? GRATUITOUS, फिर से बोल देते हैं स्पेलिंग इसका, GRATUITOUS। ग्रेचुइटस एक्ट होता है अच्छा काम, लेकिन हम यहां पे कह रहे हैं कि नॉन ग्रेचुइटस एक्ट बोल रहे हैं। अगर आप उससे कोई बेनिफिट लेते हैं, उससे अगर आप कोई बेनिफिट लेते हैं तो ठीक है। नॉन ग्रेचुइटस एक्ट, उससे अगर आप कोई बेनिफिट लेते हैं तो फिर वो आप क्वांटम मेरिट में भी आप कंपनसेट में जाएंगे। कैसे? सेक्शन 70 देखिएगा, सेक्शन 70, सेक्शन 70, सेक्शन 70 है लिखा हुआ वहां पे। उसका आप देखिए, इलस्ट्रेशन ए देख लीजिए, इलस्ट्रेशन बी देख लीजिए, कितना खूबसूरत इलस्ट्रेशन है। वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आप कोई नॉन ग्रेचुइटस एक्ट का अगर आप बेनिफिट लेते हैं, जैसे कि इसमें क्या हुआ था, एक ट्रेडमैन था, एक व्यापारी था कोई भी, वो अपना सामान कहीं पे छोड़ दिया, ठीक है ना, किसी के घर गया और सामान छोड़ दिया, और वह आदमी जो था वह क्या, उसको अपना समझ के यूज कर लिया, तो क्या वह बाउंड होगा कि नहीं उसको पे करने के लिए? हां, यही चीज समझा रहा है कि जित 70 में
और ये क्वांटम मेरिट के अंदर आएगा। ये चीजें कंपनसेट जो करवाएगा तो क्वांटम मेरिट। हम सामान गलती से छूट गया जो कि ग्रेजुएट्स एक्ट नहीं था, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि एक केस और पढ़े होंगे आप लोग भी, इंडियन है, कि किसी की गाय जो है भटकते भटकते आ गई, कोई उसको बांध लिया, 2 दिन तक बांध के रखा, उसको खाना दिया और रोज उसका गाय जो है दूध देती थी, उसका गाय का दूध निकाल लेके बेच लेता था या खा लेता था। अभी इलस्ट्रेशन पढ़े कि नहीं इलस्ट्रेशन यह भी। तो अब क्या हुआ, उसमें क्या था कि आप जो यह काम किए हैं तो ठीक है, आपको केवल उतना ही मिलेगा जितना 2 दिन आप गाय के पीछे खर्च किए हैं। अनाज जो खिलाए होंगे 2 दिन गाय को, केवल उतना ही आप उस आदमी से लेंगे। लेकिन वह आदमी जो है 2 दिन आप उसका गाय जो है उसका दूध निकाले हैं, उसकी कीमत लेने के लिए वह जो है क्या होगा, वह भी इंटाइटल होगा। समझे। लॉर्ड हम जो फाइंडर गोड फाइंडर में भी पढ़े थे इस चीज को, तो यहां यही चीज समझा रहा है। तो वहां तो चूंकि रेसिप्रोकल था तो हटाइए बात को, बट यहां पे इन जनरल कि अगर मेरा कोई सामान आपके घर में छूट गया, हम आपके घर गए, कोई सामान छूट गया, आप उसको यूज कर लिए, इस्तेमाल कर लिए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, फिर आपको दावा कर सकते हैं, इंटाइटल हम हो जाएंगे उस चीज के लिए। ठीक, क्लियर। इसका इलस्ट्रेशन देख लीजिएगा आप, ए और बी एकदम क्लियर। कोई दिक्कत इसमें सेक्शन 70 में एक पहले ही बताए हुए हैं आपको। सेक्शन 70 में कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक। नेक्स्ट कीजिएगा इसको, लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। वेयर ए पर्सन is guilty of breach, repeat, where a person is guilty of breach of a divisible contract, divisible contract, DIVISIBLE, of a divisible contract, and the other party enjoys the benefit of part performance। फिर से बोलते हैं, सुन लीजिएगा जिसका छूट गया होगा। Where a person is guilty of breach of a divisible contract and the other party enjoy the benefit of part performance। एकदम यह भी सिंपल है, ठीक ना। अब सिंपल क्या चीज है बता देते हैं इसमें। मान लीजिए ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम 500 बेल्स जो है कॉटन का आपको सप्लाई करेंगे। ए और बी के बीच में एक क्या होता है, ए को सप्लाई करना था। ए एग्री टू सप्लाई 500 बेल्स ऑफ कॉटन एट ए सर्टेन रेट, किसी भी प्राइस पे एक सर्टेन रेट है, ठीक है ना, हम आपको देंगे पर बेल के हिसाब से। एक बेल का इतना कीमत लेंगे आपसे और आपको 500 हम बेल देंगे कॉटन को, ठीक है ना। लेकिन वह 200 बेल ही सप्लाई करता है उसको। ये भी सिंपल सा चीज है, पार्ट परफॉर्मेंस। हम लोग पूरा क्वांटम मेरिट में वही चीज पढ़ रहे हैं, जितना परफॉर्म हो चुका है केवल उतने में ही जाएंगे हम लोग। तो 200 बेल क्या किया, वो उसको दे दिया, जो कि बी ने एक्सेप्ट भी कर लिया। ऐसा नहीं कि लौटा दिया, आपको पहले भी चीज बोले हैं हम। 200 बेल क्या किया, मतलब एक्सेप्ट कर लिया। 500 बेल की बात हुई थी, उसने 200 बेल ही सप्लाई किया कॉटन का और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया।
तो अब बी जो है, ठीक क्या कहते हैं, बी को दो चीजें करनी पड़ेगी। सबसे पहले 200 रुपया जो है, 200 बेल का जो कीमत है वो अदा करना पड़ेगा, हाँ या ना। बी के पास दो राइट है यहां पे। एक तो मतलब उसकी लायबिलिटी बनती है, लायबिलिटी ये है कि 200 बेल का पेमेंट करेगा, वो करना पड़ेगा कि नहीं बी को, अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो। हाँ, तो उसका तो ये आ गया आपका क्वांटम मेरिट। अब लेकिन बी जो है वह इंटाइटल है, वो होगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अगर चूंकि ब्रीच ऑफ, चूंकि उसने 500 की बात की थी, 200 नहीं दिया है, तो 300 के लिए वो क्या कर सकता है, फिर सूट कर सकता है, लेकिन 200 का उसको पेमेंट करना पड़ेगा, समझे। 200 बिल का उसको पेमेंट करना पड़ेगा अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया है तो, ठीक है। डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट यही है कि उसने क्या है, गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ ए डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। और अदर पार्टी क्या क्या, 200 बिल तो चूंकि रख लिया, दूसरा पार्टी उसके पार्ट परफॉर्मेंस को का बेनिफिट ले लिया, तो फिर दोनों चीजें होंगी बी के साथ। बी जो है 200 का पेमेंट भी करेगा, और बी जो है वो अपना अगर उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जाना चाहेगा तो उसमें भी जाकर वो कंपनसेट करवा सकता है ए से। क्लियर, ठीक है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट आ जाइए, देख लीजिए इसमें। नेक्स्ट हमारा कौन सा था, थर्ड हो गया। थर्ड क्या लिखवाए थे, ये तो सेकंड हो गया हमारा क्वांटम मेरिट। थर्ड क्या लिखवाए थे, नहीं वो इसका थर्ड नहीं, क्वांटम मेरिट कंप्लीट हो गया। क्वांटम मेरिट यही कह रहा है आपका, सेकंड नंबर जो रेमेडीज में था मेरा सेकंड नंबर क्वांटम मेरिट का, वो कंप्लीट हो गया। इन्हीं 3 सर्कमस्टांसेस में हम लोग क्वांटम मेरिट में जाते हैं। तो सिंपल सा क्वांटम मेरिट का जो डॉक्ट्रिन है वो बस इतनी चीज समझा रहा है आपको कि जितना पार्ट परफॉर्म हो गया, ठीक, जितना काम कर दिया गया, ओके, या अगर किसी नॉन ग्रेचुइटस एक्ट से आप कोई बेनिफिट ले लिए, इन्हीं जगहों पे हम लोग क्वांटम मेरिट में जाते हैं। तो सिंपल सा चीज डॉक्ट्रिन, एक लाइन में कोई समझाने बोले तो सिंपल सा चीज है कि जितना काम हम कर चुके हैं, ओके, हमको उतना काम का क्या चाहिए, कंपनसेशन चाहिए, उतना काम का हमको प्राइस चाहिए, उस प्रोपोर्शन में हमको क्या चाहिए, कीमत चाहिए उसका, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए हमारा थर्ड नंबर इसका था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, जो तीसरा हमारा था। तीसरा हमारा क्या रेमेडी बनता है, रेस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रेस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, रेस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लिख लीजिए इसको जरा, इसको थर्ड नंबर RESCISSION, RESCISSION, रेस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये हम पहले भी आप लोगों को बताए, रेस्क्रिप्शन का मतलब बताए हुए हैं। 27 देखिएगा, सेक्शन 27, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मान लीजिए, सिंपल सा चीज समझा दे रहे, समझ लीजिए इसको, और कहां पे डिस्कस किए हैं वो बता दें। निशा, इसको कहां डिस्कस किए थे, बताइए जरा, तो रेस्ट्रिक्शन को कहां डिस्कस किए थे, किस टॉपिक में किए थे इसको, याद है किसी को? डिस्कशन टॉपिक कहां डिस्कस किए थे हम लोग?
बोलिए, आप लोग भूल जाते हैं। मौसमी, अर्पणा, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में किए थे। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कोई कॉन्ट्रैक्ट से कैसे डिस्चार्ज होगा? तो मान लीजिए हमारे और आपके बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है ना, आप परफॉर्म नहीं किए तो हम भी परफॉर्म नहीं करेंगे, यह भी तो डिस्चार्ज है कॉन्ट्रैक्ट का, नहीं? हाँ, तब प्रेस्क्रिप्शन वही, प्रेस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? कैन रिफ्यूज कर देना। व्हेन ए पार्टी मेक्स ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हटाइए, मेक्स कॉन्ट्रैक्ट तो क्या ही, व्हेन ए पार्टी मेक्स ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है, द अदर पार्टी में फाइल ए सूट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिफ्यूजन, रिपल्स, अथी क्या कहते हैं उसको, रेपुटेट करना, रेपुटेट करना, ठीक है ना, एंड रिफ्यूज द परफॉर्म, वह मना कर सकता है कि हम भी परफॉर्म नहीं करेंगे। यही है रेस्ट्रिक्शन। सेक्शन देख लीजिएगा 27 वाला मामला देखिएगा जरा, सेक्शन 27 का। ट्वेंटी 27 में भी ये चीज अप्लाई हो सकता है, वहां पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। कि किसी भी कारण से अगर वह पार्टी जो है डिलीवर करने से मना कर दिया, अगर ट्रेड है, ठीक है ना, देखिएगा सेक्शन 27 क्लॉज 1 एक्सेप्शन है ना, वहां पे वो चीज पुराना वाला लॉ में अप्लाई होगा। वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल और टर्मिनेबल बाय द प्लेंटिफ, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जाएगा ये, सॉरी ये इसमें नहीं आएगा। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का देखिएगा सेक्शन 27, सॉरी इसमें नहीं जाएगा ये 27, यहां पे अलग है कुछ, 27 है यहां पे, एग्रीमेंट विद स्टेट टू, नहीं ये छोड़ दीजिएगा। सेक्शन 27 क्लॉज 1 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, किसी के पास बुक है देख लीजिएगा, 1963 का स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, उसका सेक्शन 27 क्लॉज 1 देखिएगा। एनी पर्सन, ठीक है ना, इंटरेस्टेड इन ए कॉन्ट्रैक्ट मे सू टू हैव इट rescinded and such restriction may be adjudged by the court in any of the, ठीक है ना, बहुत सारा इसमें 2-3 केसेस मिलेगा आपको सेक्शन 27 में, जब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट देखेंगे तो वहां पे दिखा देंगे आपको, या 27 को आप लोग राइट डाउन करके रख लीजिएगा, सेक्शन 27। वैसे आप इसको लिखना चाहे तो लिख लीजिए, हम थोड़ा सा लिखा दे रहे हैं इसमें, लिख लीजिए इसको आप लोग। फर्स्ट लिखिएगा, कहां कहां अप्लाई करेंगे इसको, फर्स्ट लिखिएगा सेक्शन 27 क्लॉज 1 का देखिएगा जरा। फर्स्ट, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल, रेस्ट्रिक्शन का मतलब समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए पहले आपको। निशा, अर्पणा, मतलब रिफ्यूज कर देना, मना कर देना, कि अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहे हैं, हमारे आपके बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और हम कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करेंगे, आप मना कर देंगे, ठीक है हम भी तब नहीं करेंगे। हमारे आपके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हम अपनी कार बेचेंगे आपको 5 लाख रुपए में, अगर हम आपको कार नहीं देंगे तो क्या आप हमको 5 लाख रुपए दीजिएगा? बताइए, सिंपल सा चीज है। हाँ, यही चीज कहा जा रहा है इसमें कि एक रेमेडी यह भी है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन कर सकते हैं, मतलब कि आप रिफ्यूज कर सकते हैं परफॉर्म करने से। अगर कोई एक पार्टी अपना पार्ट परफॉर्म करने से मना कर रहा है तो दूसरा पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे रेस्ट्रिक्शन कर सकता है, मना कर सकता है कि हम आगे परफॉर्म अब नहीं करेंगे, हम भी नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्पेशल रिलीफ एक्ट के अंदर भी देखेंगे, फिलहाल आप लोग इतना ही रखिए, मैं बड़ा हो जाएगा टॉपिक। फिर ये 27 क्लॉज 1 हम लोग जो है स्पेशल रिलीफ एक्ट जब करेंगे तो वहां भी इसको देखेंगे। 2 पॉइंट है यहां जनरली हम डिस्कस करना चाहते हैं उसे, यहां पे सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिए खाली आप लोग, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल,
where the contract is voidable or terminable by the plaintiff. अब देखिएगा इसके अंदर क्या क्या चीज आता है। हम सिंपल सा चीज बता देते हैं कि अगर कोई पार्टी है, उसने ये कहा कि हम आपको यह सामान जो है 1 मार्च तक देंगे। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। टर्नेबल कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं? तो कहता है कि विच देयर इज ए कंडीशन दैट इफ ए पार्टी फेल टू फुलफिल द ऑब्लिगेशन, ठीक है ना, विद इन ए फिक्स पीरियड। हम अगर ये कह दिए कि आपको हम 1 मार्च तक यह सामान देंगे, और अगर हम 1 मार्च तक वह सामान आपको नहीं देते हैं, तो दूसरा पार्टी क्या कर सकता है? टर्मिनेट कर सकता है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने से मना कर सकता है। बात समझे? ओके, हाँ, आप उसे अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर देखेंगे इसको, तो सेक्शन 19A, 39, 53, 55 यहां मिलेगा आपको ये सब चीजें। सेक्शन 19A, 39, 53 एंड 55, जो बातें हम बोल रहे हैं इतने जगह कवर हो रहा है वो बातें, यही है रेस्ट्रिक्शन, ठीक है ना? क्लियर? एक पार्टी परफॉर्म नहीं किया, दूसरा पार्टी अवॉइड कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, यह भी रेमेडी है। चलिए नेक्स्ट देखिए हम लोग। नेक्स्ट क्या लिखवाए थे? 4th नंबर, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पिशा या जो जानते हैं बताइए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है? अच्छा, मान लीजिए, ध्यान सुनिएगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहा है, ठीक है ना? तो ब्रीच कर रहा है तो हमको, तो हम पहले क्या पढ़े कि हम कंपनसेशन ले सकते हैं, पहले ये पढ़े कि कंपनसेशन ले सकते हैं। दूसरा क्या पढ़े कि हम जो है कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करेंगे, हम भी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो जाएंगे। तो तीसरा, इन दोनों चीजों से अगर मेरा उपाय नहीं हो रहा है, ना कंपनसेशन से मेरी भरपाई हो पा रही है, ना कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जा रहे हैं हम, मान लीजिए, तीसरा हम यह कह सकते हैं कि नहीं, आप जो एग्रीमेंट किए हैं, आप जो कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, उसको परफॉर्म कीजिए। हम कोर्ट को कहेंगे कि हमको नहीं चाहिए कंपनसेशन वगैरह सब, हम चाहते हैं कि यह काम करे। क्या निशान? ऐसा हो सकता है ना? यही है ना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। है तो बहुत कुछ, बट इन जनरल इसी के लिए कोर्ट जाते हैं हम लोग ना। यही आपका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी कि जो आप टर्म आए हैं, जो टर्म लाए हैं कॉन्ट्रैक्ट का, जो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, हु हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज एन ऑर्डर द कोर्ट डायरेक्टिंग द डिफेंडेंट टू एक्चुअली परफॉर्म द प्रोमिस विच ही हैज मेड। ठीक है, एक लाइन आप लोग 2 लाइन इसमें लिख लीजिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बारे में, ये आगे भी काम देगा आपको। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मीन्स the actual carrying
out the terms of the contract as regard between the parties, comma, by a party who has broken the contract, it is an order of the court directing the defendant to actually perform the promises which he has made. Okay. A specific performance means the actual carrying out the terms of the contract as agreed between the parties, by a party who has broken the contract. It is an order of the court directing the defendant to actually perform the promises which he has made. यानी कि कोर्ट कह रहा है कि आप जो प्रॉमिस किए हैं कॉन्ट्रैक्ट में उसको फुलफिल कीजिए. ओके. अगर कोई पार्टी एक्चुअली परफॉर्म द प्रोमिसेस विच ही हैज मेड, यानी आपने जो प्रोमिसेस किया है, कोर्ट कह रहा है कि आप उसको फुलफिल कीजिए. ये आदमी कह रहा है कि हमको कंपनसेशन नहीं चाहिए. आपने कहा है कि आप इसके थिएटर में जाकर 2 दिन गाना गाएंगे, ठीक है ना, तो जाइए 2 दिन गाना गाकर आइए. ओके. बात समझ रहे हैं? अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसी सिंगर और रेस्टोरेंट ऑनर के बीच में कि आप 2 दिन मेरे यहां गाना गाइएगा, और आप 2 दिन गाना नहीं गाए हैं और वह स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में गया है, तो वो यही कहेगा कोर्ट को कि हम चाहते हैं कि ये सिंगर आकर 2 दिन मेरे यहां गाना गाए, क्योंकि हमने लोगों से वादा किया है कि ये गाना, इस गायक को लाएंगे गाना गाने, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, कंपनसेशन से उसकी भरपाई नहीं होगी. हम चाहते हैं कि सिंगर 2 दिन आए मेरे थिएटर में गाना गाए. तो जो चीजें प्रॉमिस किया गया है उसको फुलफिल करवाने के लिए जो है हम कोर्ट में जाते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अंदर. ओके. ये जनरली हम लोग कब करते हैं? ये हम लोग जनरली तब करते हैं जबकि कंपनसेशन जो है वो एडिक्वेट नहीं होगा. हम अगर किसी से कंपनसेशन करवा लेते हैं तो वो काफी नहीं पड़ेगा हमको. जैसे क्या बोले कि यहां पे नाक की सवाल है, इज्जत का सवाल है. हम किसी से अपने थिएटर में किसी से हम प्रॉमिस कर लिया है कि हम इस सिंगर को ला रहे हैं गाना गाने, और अगर सिंगर हमको कंपनसेशन दे भी देगा तो लोगों को थोड़े समझ में आएगा कि क्या हुआ. लोग तो है भाई नहीं, ये वादा किया है, लाएगा तो लाएगा. तो अब रेपुटेशन के लिए क्या करेंगे, हमको वो सिंगर लाना पड़ेगा. तो जहां पे आपका जो कंपनसेशन ऑफ फॉर मनी जो है वो एडुकेट नहीं होता, एडुकेट रिलीफ नहीं होता है, पर्याप्त आपको रिलीफ नहीं मिलता है, जिसमें उसमें हम लोग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में जाते हैं. ओके. ठीक है. हाँ, बहुत ऐसा सर्कमस्टांसेस ऐसा भी होता है जहां स्पेसिफिक रिलीफ पे आप नहीं जा सकते हैं.
तो वो देखेंगे स्पेशल रिलीफ एक्ट सेक्शन 14 में देखेंगे ये चीजें, ठीक है ना, कि आप उसको इन्फोर्स जो है नहीं करवा सकते हैं। हर जगह आप इन्फोर्स नहीं करवा सकते स्पेशल रिलीफ को, क्योंकि उसका भी फंडामेंटल राइट है, उसका भी बहुत सारा चीज है। आप हमको जबरदस्ती कुछ काम करने के लिए नहीं कह सकते हैं। हाँ, कंपनसेट हम करेंगे, हम गलती किए कंपनसेट करेंगे, लेकिन हमको जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं आपको गाना गाना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो यही कहां पे आप नहीं करवा सकते हैं वह भी जानना जरूरी है, वो स्पेशल रिलीफ एक्ट में देखेंगे। फिलहाल स्पेशल रिलीफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का यही मतलब होता है कि हमको जो चीजें हम प्रॉमिस किए हैं उसको हमको परफॉर्म करना है। ठीक, क्लियर? बोलिएगा। अब एक लास्ट इसका फिर इंजंक्शन। सूट फॉर इंजंक्शन। एक्चुअली देखो, इंजंक्शन का मतलब जानते हैं क्या होता है? इंजंक्शन का मतलब ये प्रिवेंटिव रिलीफ है। इंजंक्शन हम लोग पढ़ते जो हैं, हम लोग प्रिवेंटिव रिलीफ बोलते हैं इसको। कोर्ट का जो डायरेक्शन होता है इसमें किसी भी चीज को प्रिवेंट करने के लिए होता है, रोकने के लिए। आप देखेंगे इसमें सेक्शन 36 देखेंगे स्पेशल रिलीफ एक्ट का, ये प्रिवेंटिव रिलीफ है। ठीक है, टेम्पररी क्या करता है, किसी चीज को प्रिवेंट कर दिया जाता है, रोक लिया जाता है। जैसे आपको हम बोलते हैं, एक एग्जांपल देके समझाते हैं, समझ जाइएगा इसको। मान लीजिए कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये आप लोग अक्सर बॉलीवुड में सुनते होंगे। मान लीजिए कि ए जो है एक एक्टर है, ठीक है ना। अच्छा, एक डायरेक्टर होता है या एक थिएटर का मालिक है, वह एक्टर इस एक नाम के एक्टर को हायर करता है 3 साल के लिए, कि 3 साल तक आप मेरे लिए काम करेंगे। ठीक है, 3 साल। आप सुनते हैं ना बॉलीवुड में, एक्टर से या एक्ट्रेस से साइन करवाता है कि जब तक आप मेरी मूवी कंप्लीट नहीं हो जाएगी या 3 साल तक आप मेरे ही साथ काम करेंगे, किसी और डायरेक्टर के साथ काम नहीं करेंगे। ये सुनते होंगे बॉलीवुड में अक्सर आप लोग। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होता है, अब ए जो है वह बी के साथ काम करने से मना कर देता है। ध्यान सुनिएगा बात को, ठीक है ना। उसे क्या कॉन्ट्रैक्ट करवाया कि आप इतने सालों तक किसी और के साथ काम नहीं काम करेंगे, इतना टाइम तक, ठीक है ना। अब ए क्या करता, वो जो एक्टर है वो मना कर देता है कि आपके साथ काम नहीं करेंगे। कुछ इस तरह की बातें हो जाती है कि मना करता है कि हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। जो फिल्म बना रहा तो फिल्म से बाहर हो जाती है या हो जाता है, काम नहीं करेंगे। और उसके बाद क्या होता है, वो जो एक्टर है या एक्ट्रेस जो भी है वो किसी और डायरेक्टर के साथ काम करने लगता है। ठीक है, बात समझे? तो अब यहां पे क्या है, अब यहां पे यही है कि किसी को हम अपने साथ काम करने के लिए विवश तो नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं विवश कि नहीं, आपको मेरे साथ काम करना ही पड़ेगा? बोलिए। नहीं काम किया, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ किया, हम कंपनसेशन ले सकते हैं, लेकिन खुद के साथ काम करने के लिए विवश तो नहीं कर सकते हैं। बोलिए, नहीं कर सकते हैं, ठीक। लेकिन हम कोर्ट में जाकर यह तो कर सकते हैं ना कि आप दूसरे किसी डायरेक्टर के साथ काम नहीं करेंगे इतने स्पेसिफिक पीरियड तक। बात समझे? हमारे और आपके बीच जो कॉन्ट्रैक्ट था कि आप मेरे साथ काम करेंगे 3 साल तक, और 3 साल के अंदर किसी के साथ कोई काम नहीं करेंगे, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे, किसी मूवी में काम नहीं करेंगे। तो ठीक है, आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए, ब्रीच कर दिए, ठीक है, आप मेरे साथ काम नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको किसी दूसरे किसी डायरेक्टर के अंदर काम नहीं करने देंगे। हम इसके लिए रिस्ट्रेन कर सकते हैं, कोर्ट इसके लिए ऑर्डर दे सकता है। इसलिए इसको नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव रिलीफ बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, इसको प्रिवेंट करना बोलते हैं इसको हम लोग, इसी को बोलते हैं इंजंक्शन, सूट फॉर इंजंक्शन। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत इसमें बोलिएगा, कहीं दिक्कत तो ये हमारा सूट फॉर इंजंक्शन है।
इसमें कुछ विशेष बात है नहीं फिलहाल आपका यहां तक, यही है इसमें।